हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद जॉब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 8 किसका, तो बिहार एसएससी इंटर का जो रुक्मणी यानी प्लेटफॉर्म की तरफ से जो प्रैक्टिस सेट आता है उसका हम लोग सेट नंबर 8 यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं। हम लोग बाकी के सेट बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्ले का, जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अभी देखिए, अभी हमारे चैनल पे ये एसपीडी जो 2 अक्टूबर में आया हुआ है, अक्टूबर 2023 में जो एसपीडी आया है उसका एमसीक्यू का फुल एमसीक्यू टोटल 812 एमसीक्यू का रैपिड फायर वीडियो अपलोड कर चुका है। उसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा, आपको जो पढ़ना है देखना है देख सकते हैं। ये दरोगा का प्रैक्टिस सेट 1 हम स्टार्ट कर दिया है, एडिटोरिया का दरोगा का प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट जो है 1 आ चुका है, 2 आज शाम में आएगा। ये भी रैपिड फायर चलने वाला है, डेली 250 क्वेश्चन का, ये भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। और इसका जो पूरा बुक का 1 से लेकर 12 तक जो सेट है उसका जीके और जीएस का क्वेश्चन भी जल्द आने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जीके का क्वेश्चन अभी हम लोग केवल देखने वाले। बोर्ड वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान है। भारत का स्थान क्या था? 137वां था, ऑप्शन डी राइट आंसर। वहीं अगर हम लोग 2023 की बात करें तो कितना था? 2023 में था 126। ओके, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर था, इसमें हम लोग ज्यादा डिस्कस कुछ करेंगे नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट के लेखक कौन है? इन अ फ्री स्टेट के लेखक है वीएस नायपाल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वीएस नायपाल इन अ फ्री स्टेट के लेखक हैं। ठीक है, इनको मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर अवार्ड भी इनको दिया गया था 1971 में। कि इनको बीएस पाल को 1971 में मैन बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, बीएस नेपाल जो है ब्रिटिश नागरिक थे, लेकिन ये इंडिया के रहने वाले थे। मतलब आप ब्रिटिश इंडियन ब्रिटिश नागरिक, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक इनको बोल सकते हैं। ठीक है, और इनको 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला गया था। कब? 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है डिग्री सेंटीग्रेड में। ओके, जो सब स्तनधारियों में जो मानव क्या स्तनधारी है, तो स्तनधारियों में सर्वाधिक तापमान किसका होता है? बकरी का होता है। किसका? बकरी का कितना होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब शरीर का टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है हमारे शरीर का टेम्परेचर को क्या कहता है? कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है हमारे शरीर को टेम्परेचर को क्या करता है? टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को द मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। ठीक है, नेक्स्ट राउंड देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अंगोला की राजधानी है, अंगोला की राजधानी कहाँ है ये हम लोग देख लेते हैं। तो अंगोला की राजधानी लुआंडा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अंगोला की राजधानी लुआंडा है, और इसका मुद्रा का नाम क्या है? क्वांजा। अंगोला का मुद्रा क्या है? मुद्रा का नाम अगर मुद्रा है क्वांजा, क्वांजा यहाँ का मुद्रा है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे है लुसाका। लुसाका कहाँ की राजधानी है? जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। और मोनरोविया, मोनरोविया लाइबेरिया का है, लाइबेरिया का राजधानी है कहाँ? मोनरोवा। और किनशासा, किनशासा कहाँ की राजधानी है? तो कांगो की राजधानी है किनशासा, कांगो की राजधानी किनशासा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, वायु में प्रकाश का वेग, लाल रंग का वेग जो है वो सर्वाधिक होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। वायु में जो है लाल रंग का वेग, लाल रंग जो है उसका प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? इसका तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका जो वेग होता है सर्वाधिक होता है। तरंग दैर्ध्य भी इसका सर्वाधिक होता है। और सबसे कम किसका? बैगनी कलर का सबसे जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। चलिए, लाल रंग का विक्षेपण देखिए, लाल और बैगनी में हम लोग थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, लाल और बैगनी, लाल रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। ठीक है, सॉरी, विक्षेपण सबसे कम होता है, और बैगनी कलर का विक्षेपण जो है यह सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसका ऊपर की तरफ एरो है यानी इंक्रीज, मतलब सबसे ज्यादा है, नीचे की तरफ यानी सबसे कम है। ठीक है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। ठीक है, बैगनी कलर का जो अपवर्तनांक है वह सबसे ज्यादा है। क्या? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक है सर्वाधिक है। लेकिन जो ये लाल रंग है इसका अपवर्तनांक क्या है? कम है, अपवर्तनांक सबसे कम है, अपवर्तनांक सबसे कम है। ठीक है, लाल कलर का। उसके बाद प्रकीर्णन की बात करें तो बैगनी कलर का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है बैगनी कलर का, और लाल कलर का जो प्रकीर्णन है यह सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, और जो आकाश का रंग होता है नीला,
नीला रंग का जो आकाश होता है किसके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही रहता है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन हम लोग साइंस की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी इसका आंसर हम आप लोग को बता देते हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा कौन सा है। हल्दी का जो पौधा है उसका हम लोग प्रकंद खाते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मूली का क्या खाते हैं, मूली का जड़ खाते हैं, गाजर का भी शंकु जड़ खाते हैं, शलजम का जड़ खाते हैं, सिंगड़ा का भी जड़ खाते हैं, रबड़ यानी बरगद जो होता है, रबड़ बरगद उसका स्तंभ जड़ उसका यूज किया जाता है। चलिए जूसिया राइजोफर है, इसको स्वनी जड़ बोलते हैं, और पान जो होता है आरोही जड़ इसको बोलते हैं, पान को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में हम लोग किसका, तो शैवाल का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी में। माइकोलॉजी में किसका, कवक का अध्ययन किसको हम लोग करते हैं, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन हम लोग करते हैं, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। ठीक, अगर जीवाणु की बात करें तो माइकोलॉजी में कवक का बात करते हैं। हम बोल देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा, पेटोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन करते हैं, हर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं, सेरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन करते हैं, डेंड्रोलॉजी में वृक्ष या झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं, न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका तंत्र का ही अध्ययन करते हैं। न्यूमोरोलॉजी, देखिए अगर न्यूरोलॉजी बोले तो तंत्रिका तंत्र, अगर न्यूमोरोलॉजी बोले तो वह अंकों का अध्ययन बोलते हैं, अस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, एग्रोस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन, और कॉन्कोलॉजी मोलस्का का विज्ञान का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फैक्ट आप याद रखिएगा, एक दो बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा, अभी लिखेंगे तो बहुत टाइम ले जाएगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाथ से गैस है। देखिए हमने सोचा था केवल जीके का, लेकिन इसमें साइंस का भी बहुत सारा क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया है। तो हाथ से गैस है, हाथ से गैस कौन सा है, तो N2 को हम लोग हाथ से गैस बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा N2O को। ठीक है, याद रखिएगा N2O। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, बोला है पानी को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। इसका जो केमिस्ट्री में नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का इसका नाम होता है कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या होता है, हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम होता है। अच्छा इसका नाम N2O का नाम क्या होता है केमिस्ट्री में, थोड़ा सा पीछे बैक जाकर हम बताते हैं, इसका होता है नाइट्रस ऑक्साइड, क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया 16 नंबर हो गया। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे क्विक लाइन में, इससे भी एग्जाम में ना MTS या रेलवे के एग्जाम में हमने क्वेश्चन देखा है, क्विक लाइन का जो फॉर्मूला क्या होता है, या CaO होता है, क्विक लाइन का फॉर्मूला, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है पॉलीथीन इनमें से किसको पोलीमराइज करके बनता है। पॉलीथीन किसको पोलीमराइज करके बनाया जाता है, तो एथिलीन को पोलीमराइज करके बनाया जाता है, C2H4 को पोलीमराइज करके, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो पॉलीथीन होता है यानी एथिलीन जो होता है, इसको C2H4 को हम लोग एथिलीन बोलते हैं। इसका क्या होता है, बहुलक होता है। बहुलक मतलब क्या होता है, इसका बहुत सारा चैन मिलकर बना होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट है इसमें, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई थी। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था, तो यह अप्रैल 2010 में, लेकिन यह अधिनियम आया कब था, 2009 में आया था, और लागू कब किया गया था, 2010 में लागू किया गया था। कब से, 1 अप्रैल को, अगर डेट पूछे तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। जो 2020 में नई शिक्षा नीति आया था, किस समिति की सिफारिश पर के कस्तूरी रंगन के सिफारिश पे आया था, कस्तूरी रंगन के सिफारिश पे। एक और जो है कोठारी आयोग, जो शिक्षा से संबंधित है, कोठारी आयोग से जो कब क्या चेंजिंग किया गया था, तो 1986 में जो नई शिक्षा नीति लाया गया था, वो कोठारी आयोग के सिफारिश पे लाया गया था। 2020 में जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तो इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल में सर्वाधिक मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम का फॉर्मूला सिंबल Mg होता है, कैपिटल M और स्मॉल g। सोडियम का Na होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। मैग्नीज का Ma होता है,
Mn और इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, नाइट्रोजन का N, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और मैग्नीशियम का क्या होता है 12 होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। क्लोरोफिल में सर्वाधिक मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में भिगो के रखा जाता है, क्योंकि बाहर जो है पर्यावरण में ये ऑटोमेटिक जलने लगता है। नाइट्रोजन से ही बनता है क्या, नाइट्रस ऑक्साइड, जो N2 जिसको हम बोलते हैं, जिसको लाफिंग गैस ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकत का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था, व्यापकत के सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में व्यापकत की नीति का प्रतिपादन किया, यानी सिद्धांत प्रस्तुत किया। सबसे पहले जो सतारा सतारा जो स्टेट था वह सबसे पहले 1848 में व्यापकत सिद्धांत की तरह जो है वह इसको हम लोग हड़प नीति भी बोलते हैं। तो हड़प नीति का पहला शिकार सतारा बना था, ठीक है। 1856 ईस्वी में क्या किसको मिला लिया गया, अवध को, कुशासन के आरोप लगा के, ठीक है। अवध को आउटरम के रिपोर्ट के अनुसार, किसके, आउटरम आउटरम के रिपोर्ट के बाद इसको क्या कर दिया गया, अवध को कुशासन का आरोप लगा के इसको मिला लिया गया। उस समय यहाँ के नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह थे, वाजिद अली शाह, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 1853 में किसको, झांसी को मिला लिया गया था, किसको, झांसी को 1853 में मिला लिया गया था। बाकी यहाँ पे चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 20 लोग। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग बने थे भारत के गवर्नर जनरल। इस समय 1857 की क्रांति हो गया और इसके बाद इनको वायसराय ही बना दिया गया, किसको, लॉर्ड कैनिंग को, ठीक। लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड एस्टिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या है, तो भारत के जो है वह प्रथम गवर्नर जनरल, जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का बात कर रहे हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग है, अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यह शेयर मार्केट से संबंधित है और शेयर मार्केट संबंध को देख रेख करने के लिए भारत में एक संस्था बनाया गया, सेबी। सेबी का स्थापना कब हुआ था, 12 अप्रैल 1988 को इसका स्थापना हुआ था और इसमें इसको, लेकिन इसका संवैधानिक दर्जा यानी वैधानिक दर्जा कब दिया गया था, इसको पूर्ण रूप से वैधानिक दर्जा कब दिया गया था, 1992 में दिया गया था, जनवरी 1992 में, ठीक है। एक और शेयर मार्केट से संबंधित है दलाल स्ट्रीट, कहाँ स्थित है, दलाल स्ट्रीट जो है वो भी मुंबई में स्थित है। और वॉल स्ट्रीट भी कहाँ स्थित है, वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित है, जो अमेरिका का शेयर बाजार है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये सब समझ गए। 22 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है, बिहार में जल मंदिर पावापुरी में अवस्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पावापुरी में क्या हुआ था, तो पावापुरी में ही महावीर जी का मृत्यु हुआ था। महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। यहीं पे जल मंदिर है जो जैन धर्म से संबंधित है। जल मंदिर किससे, जैन धर्म से संबंधित है जल मंदिर, याद रखिएगा, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में, बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में। और इनका मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु हुआ था 468 BC में, ठीक है, 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था। चलिए, और जो महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। लास्ट और अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, बाकी इसमें जितने भी जो राजगीर है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, गया भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और आरा जो है वह बीर कुंवर सिंह का जगह है जहाँ पे बीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था और यहीं से बीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में काफी फेमस हुए थे। बाकी डिटेल हम लोग किसी भी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है, जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है जेमू ग्लेशियर। और चलिए, सिक्किम में स्थित है जो जेमू ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर से ही क्या निकलता है, तीस्ता नदी इसी ग्लेशियर से निकलता है। कौन सा नदी, तीस्ता नदी, जेमू ग्लेशियर से ही निकलता है तीस्ता नदी, ओके। और कंचनजंगा पर्वत भी जेमू ग्लेशियर से ही संबंधित है। कौन, कंचनजंगा पर्वत भी इसी से संबंधित है, किससे, तो जेमू ग्लेशियर से। कंचनजंगा जो है भारत में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी। अगर भारत की सबसे ऊंचा चोटी पूछे, अगर भारत की पूछे सबसे ऊंचा चोटी, सबसे ऊंचा चोटी तो यह हो जाएगा K2, जिसको हम लोग गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जो पीओके में वर्तमान में स्थित है, ठीक है।
या दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी भी है पीओके। बाकी ग्लेशियर की बात हो रहा है तो सबसे फेमस दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर है, जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है, जहाँ पे हमारा सैनिक जो है वह वहीं से पाकिस्तान की जो है घुसपैठियों को मारते हैं और रक्षा करते हैं। और सियाचिन ग्लेशियर पे ही ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। कौन? ऑपरेशन मेघदूत। यहाँ पे कब्जा कर लिया गया था किसके द्वारा? पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। तो ऑपरेशन मेघदूत चला के इनको भगाया गया था। ठीक है, कब? 1999 की बात है, जब सॉरी 1999 में जब लड़ाई हुआ था कारगिल का, उस टाइम की बात है। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे लिया गया? जापान के संविधान से लिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर देगा। कानून का शासन किससे लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कानून का शासन, कानून का शासन किसके संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया कानून का शासन। बाकी दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया, आपको पता है, सबको पता है, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना का भाषा लिया गया। किससे? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना का भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देहरादून में पेट्रोलियम संस्थान भी स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। ठीक है, पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। देहरादून में एक और चीज स्थित है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कौन? भारतीय भारतीय सर्वेक्षण सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। ठीक है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। भारत कला भवन भोपाल में। भारत भारत कला भवन कहाँ स्थित है? कला भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। भारत कला भवन भोपाल में स्थित है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए, जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। हवा महल भी यहीं पे स्थित है, जयपुर में। ठीक है, हाल ही में एक न्यूज बता रहे हैं, ये जयपुर जो एयरपोर्ट है, एयर बेस है किसका? हमारे एयरफोर्स का जो एयर बेस है, इसके ऊपर मतलब जो है वह ढक दिया गया है, ताकि जो सेटेलाइट या फाइटर जेट से पता नहीं चल सके कि यहाँ पे एयर बेस है। 30 नंबर क्वेश्चन है, जिसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, उसको क्या? हाइड्रोजन को हम लोग, अच्छा हाइड्रोजन नीचे, माफ कीजिएगा, हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, हाइड्रोजन। जिसका क्या होता है? फॉर्मूला सिंबल एच होता है। एच, इसका एटॉमिक नंबर एच 1 होता है, और इसमें एटॉमिक वर्ड वेट भी 1 होता है। हीलियम का एच ही होता है। ठीक है, मीथेन का क्या होता है? CH4 होता है। ऑक्सीजन का O होता है। ओके, हीलियम का एच ही होता है। और हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बम किससे संबंधित है? तो वह नाभिकीय संलयन से संबंधित है। नाभिकीय 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 संलयन से नाभिकीय संलयन से संबंधित है। कौन? हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। जिसमें प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसका एटॉमिक वेट भी 1 होता है। बाकी ड्यूटेरियम का 1 और 2 होता है, और ट्राइटियम का 1 और 3 होता है। ड्यूटेरियम से D2O बनता है। जैसे प्रोटियम जो हाइड्रोजन का H होता है, इससे H2O बनता है, तो उसको हम लोग वाटर बोलते हैं। और D2O से बनता है, इसको हम लोग हेवी वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेवी वाटर के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, और जो प्रोटियम जिसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। बाकी 2 समस्थानिक में न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और ये हो गया। बाकी सूर्य में भी हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। और सूर्य में भी नाभिकीय संलयन होता है। किसमें? सूर्य और तारे में नाभिकीय संलयन ही होता है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। ड्रॉ जो लिक्विड हाइड्रोजन है, लिक्विड हाइड्रोजन इसका यूज हम लोग क्या चीज में करते हैं? इसका यूज रॉकेट को उड़ाने में हम लोग करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का खोज किसके द्वारा किया गया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया था। बाकी जो सूर्य और तारे में कितना प्रतिशत? 70% क्या होता है? हाइड्रोजन ही होता है। और हाइड्रोजन का यूज करके ही हाइबर प्रोसेस से किससे? हाइबर प्रोसेस से अमोनिया बनाया जाता है, NH3 बनाया जाता है, हाइबर प्रोसेस से हाइड्रोजन का यूज करके। 31 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उस प्रकार जोरेंटोलॉजी किससे संबंधित है? जोरेंटोलॉजी जो है वह वृद्धावस्था से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऊतकों के अध्ययन से संबंधित है हिस्टोलॉजी। अगर बात करें फार्मेकोलॉजी, औषधि या पादपों का अध्ययन है। एनाटॉमी सजीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन है। पोलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन है। और पोडोलॉजी मृदा का अध्ययन है। ऊपर हम लोग देख चुके हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? कौन सा द्वीप जो है वह प्रवाल भित्ति से निर्मित है? तो बरमूडा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रवाल द्वीप जो है बरमूडा द्वीप है, ठीक है। और जो अटलांटिक महासागर है उसमें बरमूडा द्वीप स्थित है। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। और डियागो गार्सिया जो हिंद महासागर में एक है। अगर हम लोग हिंद महासागर के निवासी हैं तो हिंद महासागर में डियो गार्सिया जो है ये भी कहा किया तो प्रवाल भित्ति ही निर्मित है। और फिर दक्षिण अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप पे भी प्रवाल भित्ति निर्मित है। ग्रेट बैरियर रीफ ये भी प्रवाल भित्ति है जो क्वींसलैंड के समीप है। और बोवेट द्वीप जो अटलांटिक महासागर में है ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, ठीक। तो आप ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 15 अगस्त 2011 को, ठीक है। बिहार लोक शिकायत निवारण एक्ट कब आया था? 2015 में आया था बिहार लोक निवारण शिकायत एक्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वायु प्रदूषण का संकेतक किससे माना जाता है? वायु प्रदूषण का संकेतक लाइकेन को माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। लाइकेन जो है यह प्रदूषण वायु प्रदूषण का संकेतक माना जाता है, ठीक है। कवक तथा शैवाल की दो जातियां सहचर्य के रूप में होती है, ठीक है। लाइकेन जो होता है वह सहजीविता का कार्य करता है। किसका? सहजीविता। सहजीवी का उदाहरण कौन सा है? लाइकेन है। सहजीवी का उदाहरण कौन सा है? लाइकेन है। लाइकेन में शैवाल द्वारा क्या होता है? भोजन होता है। लाइकेन जो होता है इसमें शैवाल द्वारा क्या होता है? भोजन होता है। शैवाल द्वारा भोजन होता है। और कवक द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है। कवक द्वारा सुरक्षा की जाती है, ठीक है। हो गया। लाइकेन से क्या बनता है? लिटमस पेपर भी बनता है। लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है। जो लाइकेन का जो पौधा होता है रोसेला टिंक्टोरिका, रोसेला टिक्टोरिका जो पौधा होता है लाइकेन का उससे लिटमस पेपर बनता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण, ओके। और अवतल दर्पण का और जगह और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने में प्रयोग होता है। नाक कान आंख के जो डॉक्टर होते हैं वो अंदर नाक या कान के लिए अंदर देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ओके। और सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और वहीं उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी में ही यूज होता है, बट जो साइड मिरर के रूप में यूज होता है, पीछे का जो गाड़ी वगैरह आता है उसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं उत्तल दर्पण का, ओके, ठीक है। सोडियम परावर्तक जो लैंप होता है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परावर्तक सोडियम परावर्तक लैंप में भी यूज होता है किसका? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? या ममता कालिया को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, व्यास सम्मान 2017 से, ओके। और 2023 में किसे दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया 2023 में, याद रखिएगा। चलिए ठीक है। और यह पुरस्कार कब से दिया जाता है? व्यास सम्मान 1991 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है, व्यास सम्मान, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। बोला बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? गुजरात के गरबा और डांडिया का संबंध जो है उसी पे समानता जो है बिहार की झिझिया से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब झिझिया का दिन आ चुका है, दुर्गा पूजा में ये झिझिया का होता है, ठीक है। लेकिन ये जो गरबा और डांडिया है धीरे धीरे आगे बढ़ा और झिझिया धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। झिझिया परंपरा जो झिझिया वो जो खेल है एक तरह से खेल या नृत्य ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है बिहार में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बाकी ये जाट जाटी ने भी बिहार का है, झुमरी कजरी सब बिहार का ही लोक नृत्य है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? इसमें से कौन सा पार्टी है जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है?
तो जो समाजवादी पार्टी है मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्रीय पार्टी है ही नहीं समाजवादी पार्टी, ठीक है। समाजवादी पार्टी जो है वो 1992 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। कब? 1992 में। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी है? 6 राष्ट्रीय पार्टी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया और 2 पार्टी को छीन लिया गया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा का मुख्य अवयव है, प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है? तो प्लाज्मा का जो मुख्य अवयव है वह है जल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, ब्लड, सबसे पहले देखिए ब्लड होता है, ब्लड में 55% जो हिस्सा होता है वह प्लाज्मा होता है, ठीक है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का लगभग लगभग 70% हिस्सा क्या होता है? जल। 90%, ठीक है। 90% हिस्सा जल होता है और 7% में प्रोटीन होता है, ठीक है। बाकी और 3% में बाकी सब जो भी तत्व होता है, ग्लूकोज होता है, जो भी तत्व होता है वो सब बाकी के 3% में होता है। तो जो मुख्य अवयव क्या है प्लाज्मा का? वो है जल। चलिए ठीक है। और जल, रक्त कणिका में 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार होता है रक्त कणिका का। एक आरबीसी, ठीक है, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी का काम क्या रहता है? ब्लड जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कौन? आरबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम क्या रहता है? डब्ल्यूबीसी जो है वह हमारे जो रोग है उससे रक्षा करता है, रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का जमाता है। तो ये प्लेटलेट्स का काम है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे मौलाना मजहरूल हक, ऑप्शन सी राइट आंसर है। मौलाना मजहरूल हक थे। इनको हम लोग फकीर के नाम से भी जानते हैं, फकीर, फकीर भी कहा जाता है इनको, मौलाना मजहरूल हक को। और बिहार होम रूल लीग की स्थापना इनके द्वारा दिसंबर 1916 में किया गया था। ओके, दिसंबर 1916 में किया गया था। और बिहार होम रूल लीग की स्थापना कहाँ किया गया था? यह जो बिहार होम रूल लीग की स्थापना है यह पटना में किया गया था दिसंबर 1916 में। जो भारत में नेशनल लेवल पे, जो सेंट्रल लेवल नेशनल लेवल पे जो होम रूल आंदोलन हुआ था उसका जो 28 अप्रैल 1916 को किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो है वह होम रूल नेशनल लेवल पे, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना। ओके चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। और मजरूल हक के द्वारा द मदरलैंड जो है पत्रिका यह निकाला गया था किसके? मजरूल हक के द्वारा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण मानव के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? संपूर्ण मानव के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। वहीं अगर बच्चे की बात करें तो 300 प्लस होता है बच्चे में, ठीक है। और 300 206 हड्डियां होती है बिल्कुल बच्चे में। हड्डी में क्या क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस और कैल्शियम। हड्डी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हड्डी के अध्ययन को बोलते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है जो जांग की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कहाँ? कान की हड्डी होती है। याद रखिएगा दोनों, ठीक है। फीमर कहाँ पे होता है? जांग में। और स्टेपीज कहाँ होता है? कान में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक किनके द्वारा? ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया था। और पुस्तक जो इम्पोर्टेंट है, इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। न्यू इंडिया इनोवेशन के द्वारा लिखा गया था। हाँ, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। भारत दुर्दशा भारती दु हरिश्चंद्र के द्वारा। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाकी जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, इन लोगों का जो पुस्तक है ये हम लोगों ने देख लिए पिछले बहुत सारे वीडियो में, बहुत बार देखे हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो ये औसत दूरी जो है यह है 3,84,365 किलोमीटर। याद रखिएगा, देखिए याद रखने का सिंपल है, 384 और 365 जो दिन होते हैं ये लगा दीजिए, ठीक है। 384 और 365 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जो चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा को हम लोग जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज? जीवाश्म ग्रह के। और जीवाश्म ग्रह के पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और चंद्रमा पे अभी हम लोग कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 भेजे थे। ओके ठीक है, जिसमें विक्रम लैंडेड भी था उसमें। और प्रज्ञान रोवर था। ओके, ये नाम पूछता है, नाम याद रखिएगा लैंडर और रोवर का। और पृथ्वी जो चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो वेट होगा वह पृथ्वी के 1/6 होगा।
ठीक है, पृथ्वी पे जितना वेट होगा उसका 1/6 होगा। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3480 किलोमीटर है चंद्रमा का व्यास। तो 3480 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है। और जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान के 1/80 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। और लिवनिट्ज पर्वत, एक पर्वत है लिवनिट्ज। लिवनिट्ज पर्वत है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये चंद्रमा पे ही है। चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उधर है लिवनिट्ज पर्वत। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। और यहाँ पे शांति सागर भी चंद्रमा पे ही स्थित है। शांति सागर चंद्रमा पे स्थित है। जो वहाँ धूल का जो तूफान आता है उसको हम लोग शांति सागर के नाम से जानते हैं, जो चंद्रमा पे ही होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी उनका नाम क्या है? लक्ष्मी सहगल उनका नाम है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी सहगल। ये किस रेजिमेंट से थी? झांसी रेजिमेंट से संबंधित थी। झांसी रेजिमेंट से बिलोंग करती थी। और इन्होंने, हाँ, इनसे दो चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाली पहली महिला यही थी। राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने वाली पहली महिला यही थी, लक्ष्मी सहगल। ठीक है। और राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी। और ये लेकिन जीत नहीं पाई थी। ठीक है। यहाँ कदामली गांगुली से एक और फैक्ट याद रखिए कि कांग्रेस में भाषण देने वाली प्रथम महिला यही थी। कांग्रेस में भाषण देने वाली पहली महिला। इनसे दो फैक्ट याद रखना, इनसे एक ही फैक्ट था ये। कांग्रेस में भाषण देने वाली पहली महिला, फर्स्ट महिला यही थी। ठीक है। और चिकित्सा में स्नातक करने वाली पहली महिला थी। स्नातक करने वाली पहली महिला। ये सब भारत की बात हो रहा है, मतलब भारत में चिकित्सा में स्नातक करने वाली पहली महिला थी कौन? वह कदामिनी गांगुली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित जो थी पंचवर्षीय योजना, वह थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? 1951 से लेकर 1956 तक इसका कार्यकाल था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था यह पीसी महानलोबिस मॉडल पे आधारित था। ठीक है, पीसी महानलोबिस मॉडल पे आधारित था जो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इसका जो 1956 से लेकर 1961 तक इसका कार्यकाल था इस पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, आप ये चीज याद रखिएगा। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग जो गठन हुआ था वह हुआ था 15 मार्च 1950 को। तृतीय पंचवर्षीय योजना काफी रूप से असफल रहा था क्योंकि इसमें दो युद्ध लड़ा गया था। ये तो 1961 से 1965 तक था, लेकिन इसमें हम लोग दो युद्ध लड़ लिए थे। एक तो 1962 में चाइना के साथ युद्ध लड़े थे और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े थे। बैक टू बैक हमने दो युद्ध लड़ा, जिसके कारण और जिसमें चाइना के साथ इसमें थोड़ा सा हम लोग को हार मिली, लेकिन काफी बहादुरी से हम लोग लड़े थे। 1962 में अचानक अटैक हुआ था जो पाकिस्तान वाला है, तो हम लोग जीते गए इजीली। और इसी में जो 1966 में इसी युद्ध के बाद उनका हत्या कर दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री की। देखिए उनको बोला जाता है हार्ट अटैक से मर गए थे, लेकिन बहुत सारा ऐसे जो है निकल के आता है न्यूज की, यहाँ ये क्या हो गया, इनकी हत्या कर दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री की, ताशकंद में, जब ताशकंद समझौता हो रहा था उस टाइम। ठीक है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रहा। इसके बाद ही जो है वह एक वर्षीय पंचवर्षीय योजना लाया गया 1966 से 1969 तक। ठीक है, 1966 से 1969 तक लाया गया था। ठीक है, जिसको हम लोग पंचवर्षीय योजना को ब्रेक बोलते हैं, योजना ब्रेक के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वो आता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग को अब हटा दिया गया है। योजना आयोग के जगह पे अब नीति आयोग आ गया, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, नीति आयोग का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन, अच्छा यहाँ से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो 3 बड़े बड़े उद्योग है भारत में लगाए गए थे, एक तो युद्ध हो गया दुर्गापुर। ठीक है, एक है राउरकेला और एक है भिलाई। ठीक है, भिलाई। 3 बड़े बड़े जो इस्पात केंद्र लगाए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, और एक लगाए गए थे तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जो जिसका नाम था बोकारो स्टील प्लांट, जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। 65 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है?
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ, तो नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कासरगोड में स्थित है, कासरगोड में स्थित है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। और फिर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में ही स्थित है रमन अनुसंधान संस्थान। यहीं से जो हम लोग आदित्य L1 भेजे थे, इसी आदित्य L1 के द्वारा ही मिलके में एक पेलोड रमन अनुसंधान संस्थान के द्वारा ही लगाया गया था। 66 नंबर है, किस देश ने फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2017 जीता है, वह कौन सा देश जीता है, तो यह जीता है किसने, इंग्लैंड ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह उस टाइम का करंट अफेयर है, ठीक है। 2021 में कौन रहा था, ब्राजील रहा था। अभी नेक्स्ट कब होगा, 2025 में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, तारपीन का तेल निकलता है, तारपीन का तेल निकाला जाता है, क्या चीज से तारपीन का तेल को निकाला जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो तारपीन का जो तेल है वह निकाला जाता है चीड़ से, ऑप्शन बी राइट आंसर है, चीड़ से निकाला जाता है। जो है वह जिम्नोस्पर्म टाइप का पौधा है चीड़, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, हर घर बिजली योजना नवंबर 2016 में शुरू किया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हर घर बिजली योजना। और 7 निश्चय योजना भी प्रारंभ किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। 125 नंबर क्वेश्चन है, बुध के जन्म का प्रतीक क्या है, बुध के जन्म का प्रतीक है कमल और सांड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि हम लोग केवल जीके का क्वेश्चन लिए, कई कुछ साइंस का भी ले लिए हैं, तो बाकी साइंस का जो होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करा देंगे जब साइंस का स्पेशल क्लास होगा। तो यहाँ पे बुध के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल और सांड है, ठीक है। तो 125 का क्या आंसर हो जाएगा, 125 का ए आंसर हो जाएगा। बाकी और क्या क्या चीज का प्रतीक है, अगर हम लोग बात करें कि घर त्यागना से क्या है, घोड़ा जो है घर त्याग से है, गृह त्याग लिखते हैं, गृह त्याग से घोड़ा संबंधित है, ठीक है। जो बोधि वृक्ष है ये क्या, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ कब हुआ था, 563 बीसी में हुआ था, मतलब ईसा पूर्व में, और 483 बीसी मतलब 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे, कुशीनगर में दिए थे। और सबसे ज्यादा उपदेश तो वह श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 126 नंबर क्वेश्चन, अपने पद से इस्तीफा देने के बाद प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, और प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे जो अपने पद से इस्तीफा दिए थे, तो मोरारजी देसाई थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1977 से 1979 तक था, ठीक है। और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह मोरारजी देसाई ही थे, ये चीज फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। और वह कौन कौन से राष्ट्रपति थे जिनका जो कार्यकाल, मतलब माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री की बात हो रहा है, और कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री रहते टाइम, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी, ये क्वेश्चन आता है। तो एक तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके। एक याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। फिर एक याद रखिएगा उसके बाद एक श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, एक इंदिरा गांधी का नाम याद रखिएगा। तीनों जो प्रधानमंत्री थे, इनके प्रधानमंत्री रहते टाइम इनकी मृत्यु हुई थी, अभी तक तीन ही है, ठीक है। और दोनों के जो लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया था, उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को, किसको, गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था, गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। जो मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई जो थे, मोरारजी देसाई के मृत्यु के बाद में, सॉरी, इस्तीफा देने के बाद किनको बनाया गया था, चौधरी चरण सिंह को बनाया गया था प्रधानमंत्री, ठीक है, चौधरी चरण सिंह को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 127 नंबर क्वेश्चन, बोला 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था, यह लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 24 अप्रैल 1993 को हुआ था।
ठीक है, 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में, ठीक है, 22 दिसंबर और 1992 में लोकसभा में, और 23 दिसंबर, ठीक है, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में इसको पेश किया गया था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन उसको पास किया गया था, और 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू कर दिया गया था, 73वां संविधान संशोधन को। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन से क्या आया था, तो 73वां संविधान संशोधन से हम लोग के संविधान में अनुसूची अनुसूची जो है वह 11 जुड़ा था, जो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन से नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका जो 12वीं अनुसूची है वो जोड़ा गया था। पंचायती राज में कितना 29 विषय है, और अनुच्छेद 40 जो डीपीएसपी है उसके अंतर्गत आता है, जो भाग 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित एक स्पेशल भाग बनाया गया। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। और अनुच्छेद संविधान संशोधन किसमें है, भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 129 नंबर क्वेश्चन, कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित इसमें नहीं है, तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो संबंधित नहीं, ऑप्शन सी राइट आंसर। बाकी जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और ब्रिज किशोर प्रसाद ये सब चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और इसमें क्या हुआ था, 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कौन, लखनऊ अधिवेशन, इसी में राजकुमार शुक्ल जो चंपारण से संबंधित है वो महात्मा गांधी से मिले थे और उनको रिक्वेस्ट किए थे कि आप आइए चंपारण में, यहाँ पे जो तिनकठिया प्रणाली के थ्रू जो नील का खेती कराया जाता है किसानों से और उस पर अत्याचार किया जाता है, उसी को लेकर महात्मा गांधी आए थे। और यहीं से अपना प्रथम आंदोलन, भारत में प्रथम आंदोलन यहीं से 1917 से ही स्टार्ट किए थे महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, और महात्मा गांधी ने प्रथम आंदोलन कहाँ स्टार्ट किए थे, दक्षिण अफ्रीका में किए थे, दक्षिण अफ्रीका में प्रथम आंदोलन किए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में प्रथम रंग भेद नीति को लेकर, क्यों किए थे, रंग भेद नीति को लेकर किए थे। उसके बाद बैक टू बैक आंदोलन करते गए, उसके बाद 1918 में अहमदाबाद, 1918 में खेड़ा, फिर उसके बाद 1920 में आगे यहाँ पे 1920 में असहयोग आंदोलन, मतलब बैक टू बैक उसके बाद आंदोलन करते रहे महात्मा गांधी। नेक्स्ट 132 नंबर क्वेश्चन, दस्त एवं लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है। दस्त ए लूट मरुस्थल जो है वह ईरान में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ईरान। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, सहारा मरुस्थल है। कहाँ पे, सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका में स्थित है, जिसका लगभग 84 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा एरिया है सहारा मरुस्थल का। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। मोजावे मरुस्थल यूएसए में है। द सिंटो डे सेचुरा मरुस्थल पेरू में है। टकला मकान मरुस्थल चाइना में है। ठीक है, किजिलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में है। सब याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत में, थार का ही कुछ पार्ट जो पाकिस्तान में पड़ता है उसको चोलिस्तान बोलते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन, रॉयल एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया है। यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, रॉयल एक्ट के विरोध में ही जालियांवाला बाग में मतलब आंदोलन हो रहा था, जिसके कारण 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जिसको लेकर महात्मा गांधी ने जो केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, और इसी के विरोध में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। असहयोग आंदोलन यानी अंग्रेजों का जो है सहयोग नहीं करना है। चलिए, और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, जिसका अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जो है इन 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, इनकी अध्यक्षता इन्होंने के द्वारा ही किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यह घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी 1930 तक हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता कर लेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग कर लेंगे, मतलब पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देंगे। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन किए थे। ठीक है, फिर 1939 में भी किए थे। 1938 में हरिपुरा में किए थे, और 1939 में त्रिपुरा में जीत गए थे चुनाव, लेकिन महात्मा गांधी से विरोध होने के कारण इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा देने के बाद ही ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही स्थापना किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। इस्तीफा देने के बाद, और महात्मा गांधी के इसमें उम्मीदवार कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके बाद इसका अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कराया गया था।
ठीक है। बाकी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस समय भारत का वायसराय। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 137 नंबर क्वेश्चन। बोला सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान 1504 में किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। लोदी वंश के संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। ठीक है, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। और दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश था। दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का लास्ट यानी अंतिम वंश था। कौन वंश था? अंतिम वंश था लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, और इसका जो बहलोल लोदी तो संस्थापक था, तो प्रथम यही शासक हुआ। जो अंतिम शासक यदि जो लास्ट शासक हुआ वह कौन था? लास्ट शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है, कौन था? इब्राहिम लोदी था अंतिम शासक, याद रखिएगा। और जो प्रथम अफगान अफगान का जो अफगान साम्राज्य का स्थापना का श्रेय भारत में किसको जाता है? बहलोल लोदी की जाता है। यानी प्रथम जो है वह अफगान शासन साम्राज्य की स्थापना भारत में बहलोल लोदी के द्वारा किया गया। और जो द्वितीय किया गया था वह शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा की गई था द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना। 1504 में ही इसके सिकंदर लोदी के द्वारा क्या आगरा शहर का स्थापना किया गया था? किसके द्वारा? आगरा शहर की स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। और गज ए सिकंदरी जो भूमि माप था यह सिकंदर लोदी के द्वारा ही लाया गया था। गज ए सिकंदरी, ठीक है, गज ए सिकंदरी इसी के द्वारा लाया गया था। और इन्होंने 1504 में आगरा शहर का स्थापना किया और 1506 ईस्वी में अपना उसको राजधानी बना लिया आगरा को। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। 138 नंबर क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पीर अली ने किया था। पीर अली ने 1857 के क्रांति का विद्रोह पटना में किया था। ठीक है, और पटना में जब ये किए थे तो उस टाइम किसके द्वारा दबा दिया गया था? ठीक है, विलियम टेलर जो यहाँ के कमिश्नर थे उसके द्वारा दबा दिया गया था इस विद्रोह को, यानी समाप्त कर दिया गया था विलियम टेलर के द्वारा। इफेक्ट आप याद रखिएगा। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह थे मंगल पांडे। मंगल पांडे प्रथम व्यक्ति थे। और लास्ट व्यक्ति कौन थे? लास्ट व्यक्ति जो शहीद होने वाले थे वह थे तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे, जो 18 अप्रैल 1859 को शहीद हुए थे। इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, जो ये स्टार्ट हुआ था कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को। ये 1857 की क्रांति कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और बिहार में विद्रोह कब हुआ था? 12 जून 1857 को। कब हुआ था? 12 जून 1857 को। और बिहार का जो नेतृत्व पूछे कौन सी, तो वह जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। किससे? जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 139 नंबर। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोस उसको बोलते हैं वेनेजुएला के घास के मैदान को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वेल्ड जो घास का मैदान है ये दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बोलते हैं। ठीक है, सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका को बोलते हैं। पूर्वी अफ्रीका को सवाना घास के मैदान के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो पंपास घास का मैदान है ये कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है, तो जो पंपास घास का मैदान है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। याद रखिएगा, अर्जेंटीना में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्टेपीज घास के मैदान जो यूरेशिया मतलब जो रसिया है रसिया में पाया जाता है। तो यूरेशिया उसको बोलते हैं। कुछ पार्ट जो है यूरोप और एशिया में पड़ता है, इसलिए ये घास के मैदान का किसका? तो स्टेपीज का। बाकी सवाना जो है वो पूर्वी अफ्रीका हम लोग जानते हैं। कैंटरबरी जो घास का मैदान है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और पठाना घास का मैदान यहाँ पे सवाना पूर्वी अफ्रीका। अगर वहीं पूछे पटाना तो पटाना जो है वह श्रीलंका में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना 1929 में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1929। ओके, एम एन जोशी के द्वारा। एम एन जोशी ने सबसे पहले अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किए थे 1929 में। 1920 में इससे पहले एक जो है वह ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना हो गया था, जिसका बॉम्बे में, जिसकी अब जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे लाला लाजपत राय, लाला जी थे। और कहाँ? बम्बई में इसका स्थापना हुआ था सबसे पहले 1920 में।
ठीक है। लाला लाजपत राय के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। भगत सिंह के द्वारा जो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था, 1928 में भगत सिंह के द्वारा। ठीक है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। रज्मनामा किसका फारसी पुस्तक है, किसका फारसी अनुवाद है रज्मनामा? तो ये जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत ही है। और फारसी अनुवाद रज्मनामा का बदायूनी के द्वारा किया गया था, बदायूनी के द्वारा, बदायूनी, नकीब खां, शेख सुल्तान खां, इन लोग के द्वारा मिलकर किया गया था। पंचतंत्र का जो रचना है वो विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था, पंचतंत्र का रचना। चलिए ठीक है। और रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया गया था ये भी बदायूनी के द्वारा, नकीब खां, शेख सुल्तान आदि के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। तो फारसी में अनुवाद इन्हीं के द्वारा किया गया था। जो सबसे प्राचीनतम जो नाम है महाभारत का वह क्या था? जय संहिता था। जय संहिता याद रखिएगा, जय संहिता सबसे प्राचीनतम नाम था महाभारत का। ठीक है। महाभारत का रचयिता किसके द्वारा किया गया था? वेद व्यास के द्वारा किया गया था महाभारत की रचयिता। रामायण का रचयिता किसके द्वारा? वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया था, वाल्मीकि के द्वारा। और रामचरितमानस की रचयिता तुलसीदास के द्वारा किया गया था, तुलसीदास, इनके द्वारा पूरा लिखा गया था। उत्तरा उत्तर रामचरित्र का जो पुस्तक है वो भवभूति के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कथा सरित सागर, कथा कथा सरित सागर जो है यह पुस्तक सोमदेव के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? सोमदेव के द्वारा। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर देगा। और जो 1 अक्टूबर को जो एग्जाम बिहार पुलिस का कैंसिल हो गया उसमें क्वेश्चन आया हुआ था सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एक क्वेश्चन सेम आया हुआ था। अनुच्छेद कितने के अंतर्गत? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति द्वारा है वो CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है वह नियुक्ति कौन करते हैं? वह राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और इनको हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया से। ठीक है। जो हमारे संविधान के भाग 5 है, भाग 5 के एक अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में चर्चा की गई है। जो वर्तमान में कौन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में महालेखा परीक्षक और इनको महाभियोग प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। 143 से धूपगढ़ किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? जो धूपगढ़ है वो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सतपुड़ा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और ये महादेव पर्वत पर स्थित है। कौन? सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा का सर्वोच्च चोटी जो है यह धूपगढ़ चोटी है। ठीक है। सतपुड़ा जो एक ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ पहाड़ है। अरावली जो सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। हिमालय नेपाल में स्थित है। ठीक है। नीलगिरी जो है वह पश्चिमी, ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों का क्या होता है? मिलन स्थल है नीलगिरी। ठीक है। नीलगिरी दोनों का वह स्थल है। भारत में जो सबसे ऊंचा है तो वो तो कंचनजंगा और भारत की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी केटू है जो 8611 मीटर है। केटू का हाइट कितना है? 8611 मीटर है जो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड नंबर पे है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी का पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा है, ये भी याद रखिएगा। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है जो अनाई मलाई मलाई पहाड़ी पे स्थित है। और दोदा बेटा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। सर्वोच्च ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी सहायता से बनाया गया था? बोकारो स्टील लिमिटेड जो है यह सोवियत संघ यानी USSR, ठीक है, उस टाइम USSR आज के रसिया की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आज के वो रसिया हो चुका है, इसके सहायता से बनाया गया था। और भारत का सबसे बड़ा आयरन स्टील प्लांट, आयरन स्टील कंपनी है बोकारो स्टील लिमिटेड। ठीक है। इसका स्थापना 1961 में किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। किसके? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ठीक है।
नहीं, इसका जो है यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो राउरकेला वाला बनाया गया था। किसके? राउरकेला। राउरकेला स्टील प्लांट जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। यह जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, जर्मनी की सहायता से। भिलाई इस्पात संयंत्र है, यह रसिया के सहायता से बनाया गया था। ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। ठीक है, और एक दुर्गापुर में जो बनाया गया था पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? दुर्गापुर में। जो दुर्गापुर में बनाया गया था यह हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन के सहायता से बनाया गया था। ये तीनों बनाया गया था द्वितीय यानी सेकंड पंचवर्षीय योजना में। बोकारो बनाए गए थे तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ये आप याद रखिएगा। टोटल 144 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी? यह पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आज 146 नंबर क्वेश्चन, अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अनुच्छेद 17 यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मौलिक अधिकार के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर पीछे से वीडियो देखते आ रहे हैं तो बहुत कुछ हम लोग बहुत सारे टॉपिक है जो लगभग जितना टॉपिक आता है अभी आगे वीडियो में जितना आता है लगभग लगभग सबका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा की रचना किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी भी लिखा गया था। किताबुल हिंद जो है वो अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत का तोता, भारत का तोता यानी तूती ए हिंद, तूती ए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को कहा जाता है। तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो को ही जाता है श्रेय। ठीक है, अमीर खुसरो के द्वारा ही तबला और सितार का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 148 नंबर क्वेश्चन, नील आंदोलन का कहाँ चलाया गया था? नील आंदोलन जो है बंगाल में चलाया गया था और इसकी चर्चा नील दर्पण में मिलता है। नील दर्पण जो पुस्तक है उसमें इसकी चर्चा मिलता है। नील दर्पण, ठीक है, जिसको दीनबंधु मित्र के द्वारा इसकी रचना की गई थी, इसके द्वारा लिखा गया था। और जो नील विद्रोह, नील आंदोलन किसके द्वारा? तो दीनबंधु दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा इसको चलाया गया था। 1859-60 में यह चलाया गया था। 1800 क्रांति के जस्ट बाद इसको चलाया गया था नील आंदोलन। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट राउंड देख लेते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का जो सीमा रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं 38वीं डिग्री समानांतर रेखा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 डिग्री समानांतर रेखा यूएसए कनाडा के बीच स्थित है। 17वीं डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। मैकमोन रेखा भारत चाइना के बीच। मैनरहिन रेखा रूस फिनलैंड। मैगी नॉट जर्मनी फ्रांस और हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी पोलैंड के बीच स्थित है। बहुत डिटेल में इसको लेकर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये 150 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? तो वो 1943 में किए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1943 में जो आजाद हिंद फौज का सुपर कमांडर इनको नियुक्त किया गया था सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, चलिए तो ये अच्छा सुभाष चंद्र बोस जो ये किए थे, जो सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन किया था उसमें जितने भी सदस्य थे सभी सदस्यों पे लाल किला मुकदमा चलाया गया था। लाल किला मुकदमा किससे संबंधित है? तो आजाद हिंद फौज के जो उसमें सिपाही थे उनसे संबंधित है, उनके सैनिकों से संबंधित है। और ये नवंबर 1945 में लाल किला मुकदमा चलाया गया था। तो यहाँ पे जितने भी जीके और लगभग साइंस के क्वेश्चन भी हमसे ऐड हो गया था, लेकिन साइंस का अलग से वीडियो आएगा, सभी और में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।